किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वहाँ का एक रूल बुक होता है। हम जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, और उसके साथ साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी को भी देख लिए। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि भारतीय जो संविधान बना है उसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या है। इसकी हिस्ट्री के कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। तो आपका स्वागत है, वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद एस्पिरेंट टू आईएएस। मैं सत्यवान आनंद चौरसिया आपका स्वागत करता हूं। हम देखेंगे इस वीडियो में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे भारतीय संविधान के बनने का क्या है। अगर हम देखें तो भारत में ब्रिटिश जो है 1600 ईस्वी में आते हैं। एक्चुअली 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। उससे पहले 1498 में ही वास्को डी गामा भारत आ गया था। और जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनको एक लाइसेंस मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे एक चार्टर नाम दिया गया था। वो एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस था। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब ये था कि ब्रिटिश वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भारत में ट्रेडिंग नहीं कर सकता था, बिजनेस नहीं कर सकता, मतलब ब्रिटेन का कोई पर्सन नहीं कर सकता था, कोई कंपनी नहीं कर सकता था। ये जो राइट्स दिया था एलिजाबेथ फर्स्ट ने। अगर हम आगे देखें तो 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ उससे पहले तक वो लगभग कम्प्लीटली एक कमर्शियल बॉडी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। 1757 में जब उन्होंने बंगाल को जीता तो उसके बाद उनका बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर एक प्रभुत्व स्थापित हो गया, लेकिन वो राजा नहीं बने, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाला। उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को राजा बना दिया। आगे क्या हुआ, उन्होंने उससे जो है दीवानी राइट्स ले लिया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम राजा देखेगा, और वहां से जो टैक्स कलेक्शन का राइट इनको मिल गया। आगे चल करके हुआ क्या, 1764 में बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और जो मुगल एम्परर था शाह आलम, इन तीनों ने एक संयुक्त सेना बनाई और ब्रिटिश के साथ युद्ध हुआ बक्सर में, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ये 1764 में हुआ। इस युद्ध में भी ब्रिटिश ने जीत लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इसके बाद से उनका टेरिटोरियल विस्तार का रास्ता साफ हो गया। यानी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 तक एक कमर्शियल बॉडी की तरह काम कर रही थी, अब उसे एक टेरिटोरियल विस्तार का भी ऑप्शन मिल गया। वो टेरिटोरियल विस्तार करना शुरू कर दिया। अब उसके पास जो है 1764 बक्सर युद्ध के बाद उसको उत्तर भारत में अधिकांश क्षेत्रों पर अब उसे टेरिटरी विस्तार करने का मौका मिल गया। और शाह आलम ने क्या किया, दीवानी राइट्स उसको दे दी। दीवानी राइट्स का मतलब था कि उसे अब टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल गया। तो यहाँ पर जो है अब बंगाल में एक डुअल सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया। कैसे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे वहाँ के राजा को देखना होता था, जबकि टैक्स कलेक्शन का अधिकार जो था वो कंपनी के पास थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इस तरह से दोहरी व्यवस्था स्थापित हो गई बंगाल में सबसे पहले। उसके चरण में हम देखें तो उसके बाद ये व्यवस्था चली रही थी, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था। और 1773 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंगाल हो गई, दिवालिया होने का कगार पर थी। यानी जो कंपनी दीवानी राइट्स के माध्यम से काफी पैसे कलेक्ट कर रही है, उसके बावजूद वो दिवालिया होने के कगार पर थी। परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, जो कर्मचारी थे, वो मालामाल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का जो लाइसेंस होता था उस पर अपना बिजनेस करते थे, साइड बिजनेस चलता था और करप्शन बहुत ज्यादा चलता था। तो जो ब्रिटेन में वाले देखते थे कि जो भारत से कमा कर आ रहे हैं, जो ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी के बन गए, वो तो मालामाल हो गए, वो ब्रिटेन के लगभग सबसे अमीर व्यक्तियों में काउंट होने लगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1773 से पहले दिवालिया होने से बचने के लिए लोन का एक प्रपोजल रख दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि उसको 1 मिलियन पाउंड, उस समय 1773 के आसपास उन्होंने 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पाउंड के लोन के आवेदन कर दिया। तब वहां पर पार्लियामेंट ने देखा कि एक्चुअल में जो ऑफिसर है वो तो मालामाल है, कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। तो उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई। उस जांच से पता चला कि करप्शन बहुत ज्यादा है। उस करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लाया जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उन्होंने उसको रेगुलेट करना शुरू किया। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन या कानून बनाने की प्रक्रिया हम देखते हैं 1773 से शुरू होती है। तो जो हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में, वो हमारा रोल ऑफ डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के बनने की प्रक्रिया है, वो 2 चरण में देखेंगे। पहला जो कंपनी रूल था, कंपनी रूल कब तक था, 1773 से 1858 तक, और उसके बाद 1858 से 1947 तक था वो ब्रिटिश क्राउन रूल था। डिटेल में आगे देखेंगे। तो अगर हम देखें, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा। यानी सबसे पहला जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ। इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट रखा। आगे जो है अगर हम देखें तो जो रेगुलेटिंग बॉडी पहली बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक कंट्रोल और रेगुलेशन स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1599 में। 1773 में आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक कंट्रोल और रेगुलेशन स्थापित कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ था। और साथ ही साथ उसने कंपनी के पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है उसको भी रिकॉग्निशन दे दिया। एक्चुअल में कंपनी क्या थी? वो एक कमर्शियल बॉडी थी। कमर्शियल बॉडी को अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन काम कर रहा था, टेरिटरी विस्तार में क्रिएशन किया जा रहा था, उसको भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो अगर हम फीचर्स की बात करें, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। यानी ये जो एक्ट आया इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर की पावर बढ़ा दी गई। हम रेगुलेटिंग एक्ट के अगर फीचर्स को देखें तो हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फीचर ये हैं कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी उसकी पावर को बढ़ा दी गई। और उसमें साथ साथ उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर में जो एक काउंसिल थी, काउंसिल का हेड कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके टेरिटरी की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग प्रथम व्यक्ति था जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने का मौका मिला। यानी वह व्यक्ति है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी का विस्तार हो रहा था तो सबसे पहले उसे जिम्मेदारी दी गई। और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने, उसने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी स्थापना किया जिसमें 4 मेंबर थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको कलकत्ता काउंसिल भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो कोलकाता प्रेजेंट टाइम में है पश्चिम बंगाल की राजधानी, उस टाइम वो कलकत्ता कहलाता था। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कलकत्ता काउंसिल भी कहा जाता था। साथ ही साथ ये जो काउंसिल थी एक्चुअल में क्या थी? ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेकिन ये लेजिस्लेचर के फंक्शन को भी परफॉर्म कर रहे थे। यानी उस समय कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं हुआ करती थी, तो ये लेजिस्लेचर के फंक्शन को परफॉर्म करते थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो प्रेजेंट टाइम है हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें होता क्या है कि हर 5 साल पर इलेक्शन होता है और जो लेजिस्लेचर होते हैं चुन कर आते हैं वही फिर एग्जीक्यूटिव के मेंबर बनते हैं, जैसे पीएम, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या है? लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से 1773 के एक्ट ने क्या कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेचर की तरह काम करें। प्रेजेंट टाइम का उल्टा नियम चल रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेचर की तरह भी काम करेगा। आगे देखें तो जो बॉम्बे था और मद्रास, बॉम्बे प्रेजेंट टाइम का मुंबई महाराष्ट्र रीजन और मद्रास प्रेजेंट टाइम का तमिलनाडु। तो जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनके पास भी पहले बंगाल के बराबर पावर हुआ करते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उनके पावर को खत्म कर दिया गया और उनको बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। यानी अब वो डायरेक्ट रूप स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते थे, उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल को हमेशा रिपोर्ट करना पड़ता था। तो ये प्रोविजन 1773 के एक्ट में लाए गए। आगे हम देखें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से एक प्रोविजन लाया गया और उसके माध्यम से कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज होते थे। जो चीफ जस्टिस बने पहली बार उनका नाम था सर एलिजा एम्पे और उन्होंने 1774 से 1783 तक वहां पर चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया। उसके बाद से उन्हें हटा दिया गया। और जो 3 जजेस थे उसमें सर रॉबर्ट चैम्बर्स, सर जॉन एंस्ट्रूथर बीटी और सर हेनरी रसेल, ये 3 लोग थे। जब 1783 में सर एलिजा एम्पे को हटाया गया तो सर रॉबर्ट चैम्बर्स को वहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया और वो 1783 से लेकर के 1791 तक काम किए। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उसने क्या किया, एक प्रोहिबिशन लगाया। किस बात के लिए? जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, जो सर्वेंट्स थे, ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके ऊपर एक प्रोहिबिशन लगाया गया। क्यों? जैसा कि हमने पहले देखा कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो जितने भी सर्वेंट्स कंपनी के थे या ऑफिसर थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने पर रोक लगा दिया गया। साथ ही साथ जो प्रेजेंट्स थे नहीं ले सकते थे
किसी तरह का रिश्वत वो किसी व्यक्ति से नहीं ले सकते थे, ऐसा प्रोविजन लाया गया। आगे देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, जो पावर था, उसको इनहांस कर दिया, बढ़ाया, उसको और ज्यादा पावरफुल कर दिया। किस लिए? कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो गवर्निंग बॉडी थी, अब उसको रिपोर्ट देना पड़ता था। किसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब उन्हें रिपोर्ट किन किन मामलों पर देना पड़ता था? तो सिविल मामलों में, क्योंकि वो टेरिटरी का विस्तार कर रहे थे, तो उन्हें सिविल मामलों का, रेवेन्यू का और मिलिट्री, तीनों ही मामलों का जो भी रिपोर्ट होता था उसे रिपोर्ट बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपना पड़ता था। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है कंट्रोल और पावर को इनहांस किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। आगे देखें तो अमेंडिंग एक्ट 1781 आता है। 1781 का अमेंडिंग एक्ट क्यों आया? कारण था क्योंकि उसमें प्लान था कि 1773 के बाद 20 साल बाद आएगा नया एक्ट, लेकिन वो 1781 में ही क्यों लाए? एक्चुअल में 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट बन गया तो सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ कंपनी जो है टेरिटोरियल विस्तार भी कर रही थी, कमर्शियल फंक्शन को भी ऑपरेट कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है दखल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस जो है एग्जीक्यूटिव में न होने पाए, एग्जीक्यूटिव में कम से कम इंटरफेरेंस हो, इसलिए उन्होंने 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट लाया। वह एक्चुअल में क्या था? वो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए था कि जो भी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर के फंक्शन को परफॉर्म कर रही थी, और जो जुडिशरी है, जो कमर्शियल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन है, उनमें डिस्टिंक्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जुडिशरी के पावर को कम करने के लिए एक्चुअल में उन्होंने 1781 का अमेंडिंग एक्ट लाया। एक्चुअल में देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या ये चीज़ भारत के संविधान में है? तो हाँ, बिल्कुल है। जो प्रेजेंट टाइम भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 है, आर्टिकल जो 50 है, वो कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच एक प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है। और ये चीज़ 1781 में ही ब्रिटिशर्स ने लाया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, कंपनी रूल चल रहा था। आगे देखें 1781 के एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे। एक्चुअली में 1781 का जो प्रोविजन था, जैसा हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना था। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। यानी जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो भी मेंबर होंगे, ऑफिसर होंगे, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उस फंक्शन को जो है सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकता था, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर रख दिया गया। साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रख दिया गया। एक्ट को इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया है, इसी वजह से, क्योंकि उसने लोगों के बीच जो बॉडी थी, कमर्शियल बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और जुडिशरी थी, उनके बीच एक सेटलमेंट कर दिया इस माध्यम से कि अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव में हो ही नहीं सकता था। आगे क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को साथ ही साथ उसने एक और जो है पावर को छीन लिया है। जो रिवेन्यू मैटर होता था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो रिवेन्यू कलेक्ट करती थी, तो जो रिवेन्यू मैटर होता था, रेवेन्यू मैटर को कलेक्ट करने में भी अगर कोई मैटर क्रिएट हो गया, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन करने का उनका तरीका बड़ा गलत था, वो मार पीट करके किसी तरह ज़बरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, फसल न होने के बावजूद रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर था, उसमें जो कोई मैटर क्रिएट हो गया, उस मैटर को, साथ ही साथ रेवेन्यू का भी कोई मैटर, उन सारे मैटर को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकती है? वो किसी भी गवर्नर जनरल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल या सर्वेंट जो है, उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी फंक्शन परफॉर्म किए गए, उनको वो जुरिस्डिक्शन ऊपर उसका नहीं था। साथ ही साथ रेवेन्यू मैटर को कलेक्ट करने में जो भी मैटर क्रिएट हो गए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटा गया था। एक्चुअल में यही मेन पर्पस था इस आर्टिकल को लाने को, इस अमेंडिंग एक्ट को लाने को, 1781 का अमेंडिंग एक्ट को लाने के लिए। आगे देखें तो इस एक्ट में आगे क्या प्रोविजन किए गए। तो अमेंडिंग एक्ट 1781 ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कलकत्ता के सभी इनहेबिटेंट्स पर है। यानी जो भी कलकत्ता में, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, तो केवल बंगाल के लोगों को ही जुरिस्डिक्शन उसमें आता था, पूरे भारत का नहीं होता था। तो प्रेजेंट टाइम का सुप्रीम कोर्ट को देखें और उस टाइम समय के सुप्रीम कोर्ट को हम देखें, तो प्रेजेंट टाइम का सुप्रीम कोर्ट बहुत ही पावरफुल है। इसके पास पूरे भारत का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है प्राप्त है, लेकिन उस समय के लिए उसको कलकत्ता के सभी इनहेबिटेंट्स को 1781 के माध्यम से दिया गया। और उसे कहा गया कि इसी माध्यम 1781 में एक्चुअल में था क्या कि बहुत सारे मामले चले जाते थे कोर्ट में,
और जो कोर्ट में मामला जाता था उनका फैसला एक्चुअल में सही से हो नहीं पाता था। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि इसमें जो है, उसमें ब्रिटिशर्स जब आए थे तो भारत में जो 1781 का समय था वो मुस्लिम शासकों द्वारा शासन किया जा रहा था। तो जो हिंदू का मैटर था उसे मुस्लिम कानून के तहत जो है फैसला हो रहा था, तो बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अमेंडिंग एक्ट 1781 ने कहा कि अब हिंदू का जो भी मैटर होगा वो हिंदू लॉ से उसे मैटर को हैंडल किया जाएगा, और जो मुस्लिम मैटर होगा, किसी मुस्लिम पर्सन का मैटर होगा, उसे मुस्लिम लॉ के तहत हैंडल किया जाएगा। यानी उसने एक डिवीजन बना दिया कि हिंदुओं को हिंदू लॉ से ट्रीट किया जाएगा और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ से ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें एक और नियम बनाया गया, क्या, जो इनहेबिटेंट्स हमने कहा कलकत्ता के, उनका जुरिडिक्शन पर क्या है, पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन जो है सभी इनहेबिटेंट्स पर अप्लाई हो गया। एक बात और हम देखें, जो कलकत्ता के सभी इनहेबिटेंट्स थे उनके ऊपर जुरिडिक्शन किसका था, सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन अगर कोई मामला बना जो कि प्रोविंशियल कोर्ट का है, अब प्रोविंशियल कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, अब प्रोविंशियल कोर्ट का जो फैसला है उससे कोई संतुष्ट न हो और उसे अपील करना हो हायर कोर्ट में, तो वो कोर्ट कौन था, सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल नहीं। जो अपील करने का प्रोविजन था वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी, जिसमें गवर्नर जनरल होता था और 4 मेंबर होते थे, वो जो है बॉडी सुप्रीम जो है सुप्रीम जुडिशरी बॉडी थी। यानी जो 1781 का एक्ट आया, अमेंडिंग एक्ट, उसने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया, और वो अपील प्रोविंशियल कोर्ट का मैटर को अपील वहीं किया जा सकता था। 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसने क्या किया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भी ज्यादा पावर दे दिया, उसे एम्पावर कर दिया कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट का मैटर हो या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैटर हो, उसके जो रूल रेगुलेशन है उसको ये फ्रेमिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी जो प्रोविंशियल कोर्ट के लिए कोई नियम बनाना हो, कानून बनाना हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए कोई नियम कानून बनाना हो, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही नियम बनाएगी और कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी या सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं बना सकता है। आगे देखें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो आया, हमने देखा कि अमेंडिंग एक्ट 1781 आया, उसके 3 साल बाद ही उसको लाना पड़ा। एक्चुअल में क्या था कि जो जुडिशरी का इंटरफेरेंस था एग्जीक्यूटिव में वो लगातार बढ़ रहा था, और साथ ही साथ जो कंपनी थी वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि उसको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से दूर रखा जाए। साथ ही साथ वो ये चाह रही थी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल भी कंपनी पर ना हो। यानी कंपनी एक तरीके से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मनमानी कर रही थी, वो चाह रही थी कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिडिक्शन ना हो, कंट्रोल ना हो, साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी कंट्रोल ना हो। इसके लिए उसने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, क्लैशिंग होती थी। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट, एक्चुअल में जो पिट्स थे ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1784 में, और एक्चुअल में उनके पिता भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक, तो ये उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लाया 1784, और उन्होंने क्या किया, जो कंपनी का कमर्शियल फंक्शन था और उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला था उससे अलग अलग कर दिया। यानी अब क्या हुआ, जो कंपनी को 2 भागों में उसके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बांटते, एक फंक्शन जो बॉडी थी और सिर्फ कमर्शियल फंक्शन को देखती थी, और दूसरी बॉडी जो थी वो पॉलिटिकल फंक्शन को देखती थी। अब उसको क्लियर डिस्टिंक्शन मिल गया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्हें जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंप्लीट पावर मिल गया कि कमर्शियल फंक्शन को मैनेज करे। और साथ ही साथ उसने एक नई बॉडी क्रिएट किया, उस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएशन किया गया उसे दिया गया पॉलिटिकल अफेयर, यानी कमर्शियल अफेयर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैंडल करेंगे और पॉलिटिकल अफेयर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस तरीके से डिस्टिंक्शन किया गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 बॉडी बन गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 2 बॉडी अब एक तरीके से प्रशासन को देख रही है, एक ही प्रशासन को 2 बॉडी देख रही है, इसलिए इसे कहा गया डबल गवर्नमेंट, इस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो जो 1784 का एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट, इसने भारत में डबल गवर्नमेंट की स्थापना कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। आगे देखें, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और पावर दे दिया। उसने किया क्या कि जो जितने कंपनी के ऑल ऑपरेशन थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशन थे, किस तरह से, सिविल मैटर का, मिलिट्री का और रेवेन्यू का, उन सभी ऑपरेशन में कंपनी को सुपरविजन करने का और डायरेक्शन देने का अधिकार किसके पास मिल गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल
किसी भी मामले में, सिविल मामले में, मिलिट्री मामले में, रेवेन्यू मामले में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्शन दे सकती थी और सुपरविजन या सुपरवाइज कर सकती। साथ ही साथ अगर हम इसके 1784 के एक्ट के सिग्निफिकेंस को देखें तो जो कंपनी का सिग्निफिकेंस एक्चुअल में ये है कि जो कंपनी की टेरिटरी थी अब उसे ब्रिटिश पोसेशन नाम दे दिया गया। यानी जो भी कंपनी का अब तक टेरिटरी था, कंपनी ने जो भी टेरिटरी भारत में जीता था, अब वो कंपनी के नाम पर नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसकी कॉलोनियलिज्म की एक तरीके से उसने शुरुआत कर दिया। जो भी भारत में ब्रिटिश पोसेशन था वो अब जो भारत में कंपनी टेरिटरी थी और ब्रिटिश पोसेशन हो गया। इसका एक्चुअल में रीजन क्या है? जैसा हमने कहा पहले कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब बिजनेस कर रही थी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया तो उसके फ्रीडम कम हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब कंट्रोल आया तो उसके फ्रीडम और कम हुए। तो हमेशा लड़ाई चलती रहती थी कि कौन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल बॉस होगा। तो एक्चुअल बॉस कौन होगा, ये काम करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने तरफ से रूल बना रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उससे बचने की कोशिश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिडिक्शन अप्लाई करना चाह रहा था। इन सब के वजह से फाइनली ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का आधिपत्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्थापित हो गया और फाइनली जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट बॉस बन गई किसके, जो भी इंडियन टेरिटरी थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते थे और उसे ब्रिटिश पोसेशन नाम दिया गया। दूसरा सिग्निफिकेंस ये कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब उसको सुप्रीम कंट्रोल मिल गया, यानी पूरे ईस्ट इंडिया पर और साथ ही उसके कमर्शियल फंक्शन पर, उसके टेरिटोरियल फंक्शन पर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंप्लीट कंट्रोल हो गया। अब वो कंपनी के सारे अफेयर को, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे रेवेन्यू के मैटर हो, चाहे सिविल मैटर हो, मिलिट्री मैटर हो, सारे मामले में सुप्रीम ब्रिटिश गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। आगे हम देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट ने एक नई बॉडी इंग्लैंड में भी क्रिएट कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में भी था, क्या देखता था, पॉलिटिकल अफेयर को, ठीक। साथ ही साथ उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में बना दिया और उसका काम क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है उसके सारे फंक्शन को, जो कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन था उससे वो उस सारे अफेयर को देखेगा, उसको मैनेज करेगा। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में था इसमें 6 मेंबर थे। 6 मेंबर में एक मेंबर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो भारत के लिए वहाँ पर विदेश सचिव, जो एक्चुअली विदेश मंत्री होता था, वो एक मेंबर होता था। और उसके साथ साथ जो वहाँ के राजकोष का चांसलर ऑफ द एक्सचेक्योर था, राजकोष का जो चांसलर होता था वो भी मेंबर था। 2 मेंबर में एक विदेश मंत्री जो भारत के लिए होता था और राजकोष का एक मंत्री चांसलर होता था। उसमें ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होती थी इंग्लैंड में, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिस 1784 ने क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर होते थे 1773 के एक्ट के द्वारा, अब उसको क्या किया, घटा करके 3 कर दिया। 3 में एक मेंबर जो है कमांडर इन चीफ जरूर होता था, यानी जो कमांडर इन चीफ था वो फिक्स हो गया कि एक मेंबर होगा, और 2 मेंबर कोई अन्य और होते थे। और उसका जो हेड कौन होता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। साथ साथ पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, जो काउंसिल थी मद्रास की और बॉम्बे के, उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर दिया। और उसका स्ट्रक्चर जो है बंगाल भी एक प्रेसिडेंट पहले थी, तो बंगाल के प्रेसिडेंसी के आधार पर ही उसने मद्रास और बॉम्बे के स्ट्रक्चर को भी रीऑर्गेनाइज कर दिया, उसके पैटर्न को सेट कर दिया। आगे देखें कि पिट्स इंडिया एक्ट का कुछ हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस अगर करें तो हम पाते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, कौन सी, जो इंग्लैंड में थी एक्चुअल में, उसके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर थी और उसने क्या किया, एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाया। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरह चल रही है, एक कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो भारत में काम कर रहा है, जो भारत के पॉलिटिकल फंक्शन को देख रहा है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है उसके पॉलिटिकल फंक्शन को देख रहा है। साथ ही साथ एक उसी काम को देखने के लिए ब्रिटेन में भी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वहाँ पर भी। और ये सिस्टम, डुअल सिस्टम 1858 तक चला भारत में, ठीक। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जो भारत में थी, जो भारत में कमर्शियल नहीं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को देख रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही थी, उसके पास एक्चुअल में कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं था। सारा पावर किसके पास था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में बैठता, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कहलाता था। और जो भारत में था उसके पास एक्चुअल में कोई पावर नहीं थी, कोई पैट्रोनेज का पावर नहीं था, कोई चाहे जिसे
नियुक्ति दे दे, उस पास नियुक्ति का भी अधिकार नहीं था। और उसके पास जो भी पावर होती थी एक्चुअल में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड था, वही पावर देता था। और जो भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, जो भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके पास पावर इनडायरेक्ट होती थी, डायरेक्ट पावर उसके पास नहीं थी। आगे हम देखें कि जो ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी, उसके पास इतना ज़्यादा पावर होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी पेपर्स को वो एक्सेस कर सकता था। यानी कोई भी कागज हो, कागजात हो, डॉक्यूमेंट हो, लाइसेंस हो, चार्टर, कुछ भी हो, उस सारे पेपर को एक्सेस करने की पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश में बैठती यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास होती थी। साथ ही साथ जो कुछ भी काम होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था, पॉलिटिकल अफेयर का काम होता था, उस काम का अगर कोई प्रपोजल है उसके लिए जो है अप्रूवल लेना अनिवार्य था। यानी जो भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको अप्रूवल लेना पड़ता था पार्लियामेंट्री बोर्ड से। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन का था उससे अप्रूवल लेता रहना पड़ता, यानी उन मामलों में जो कॉमर्शियल नहीं होते थे। अगर कोई कॉमर्शियल मामला हो तो जरूरी नहीं था कि उसका अप्रूवल लिया जाए, लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, पॉलिटिकल फंक्शन है, तो उसका अप्रूवल लेना अनिवार्य था। आगे देखें, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो एक्चुअली हम देखें तो 1784 के समय में कोई टेलीफोन तो था नहीं, तो जो भी कामकाज होते थे वो पत्र व्यवहार के माध्यम से होते थे, तो पत्र आने में टाइम लगता था। तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड, वह इमरजेंसी केस में कंपनी से बिना कुछ पूछे अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेता था और ड्राफ्ट बना करके जो सेक्रेट कमेटी के डायरेक्टर होते थे उन्हें साइन करने के लिए भेज देता था अपने नाम पर। यानी जो कंपनी के बिहाफ पर वो खुद भेज देता था, कौन? पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ ब्रिटेन, और वहां से उसके पास साइन कागज होकर आ जाते थे। यानी इस तरीके से देखा जाए तो जो ड्राफ्ट बनाने की पॉलिसी थी इमरजेंसी केस में, उससे परमिशन या रिकमेंडेशन की भी आवश्यकता नहीं होती थी। आगे देखें जो कंपनी का, आगे देखें इस तरह हम देखते हैं कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट, सिविल और मिलिट्री जो है गवर्नमेंट का जो अंग था, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी जो भी थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक सबऑर्डिनेट बन गई। यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है अब उसके सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहे थे कौन? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में काम कर रही थी। आगे देखें एक्ट ऑफ 1786। आगे देखें एक्ट ऑफ 1786। 1776 में एक और एक्ट लाना पड़ा। क्यों? एक्चुअल में 1776 में वारेन हेस्टिंग जो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था उसे हटा दिया गया, और जब ब्रिटेन गया तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वहां पर उसको सजा भी हुई थी। भ्रष्टाचार के केस में उसको दोषी भी पाया गया था। तो जो नया गवर्नर जनरल बंगाल का आया वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लेकिन जब वो भारत आया तो उसने दो डिमांड रखा। उसने कहा कि अगर हमारी डिमांड फुलफिल होगी तभी हम गवर्नर जनरल के पोस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर कॉर्नवालिस के बारे में बात करें तो भारत के साथ साथ ब्रिटेन ने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बनाया था। और जब अमेरिका का ये 1789 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले 1777 में ही अमेरिका की लगभग आज़ादी का कार्यक्रम, ये ब्रिटिश का कंट्रोल खत्म हो गया था और ब्रिटिश की हार तक हुई थी। तो जब अमेरिका में लड़ाई हुई तो ब्रिटेन की तरफ से जो कमांड कर रहा था वो एक कॉर्नवालिस ही था, और कॉर्नवालिस को वहाँ पर बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और इसने उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। यही कॉर्नवालिस जब भारत में आया तो इसने डिमांड रख दिया कि उसके पास दो पावर होने चाहिए। पहला, पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ काउंसिल। अगर उसने कहा कोई स्पेशल केस हो, स्पेशल सिचुएशन हो, तो जो काउंसिल है, काउंसिल में अब कितने मेंबर हैं? 3। 1773 में थे 4, 1784 में हो गए 3। तो उसने कहा काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करेगा, यानी काउंसिल का कोई डिसीजन हो, जरूरी नहीं कि हम उसको माने, स्पेशल केस में हम वीटो कर सकते हैं, इसके साथ साथ कोई अपना हम नियम बना सकते हैं। दूसरा उसने कहा कि जो कमांडर इन चीफ का पोस्ट है वो भी हमारे पास रहेगा, यानी गवर्नर जनरल अब कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट देखेगा और साथ ही साथ काउंसिल के डिसीजन को भी वीटो करने की पावर उसके पास आ गई। ये दोनों ही पावर उसको दिए गए, और जब वो दोनों पावर दिए गए तो उसने क्या किया, उसके डिमांड फुलफिल हो गए, उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पर ज्वाइनिंग कर लिया। तो अगर हम देखें 1786 का एक्ट, इतना ही इसका सिग्निफिकेंस है।
गवर्नर जनरल बंगाल के एक्चुअल में पावर को बढ़ाया ही गया है इस माध्यम से।